कई सारे वैज्ञानिकों की टीम जब अंतरिक्ष में ट्रेवल कर रही थी तब अचानक एक गलती के कारण वो एक अनजान प्लेनेट पर क्रैश लैंड हो जाते हैं। लेकिन बाद में पता चला कि इस प्लेनेट पर खतरनाक क्रिएचर्स और ऐसे जानवर रहते हैं जो किसी को जिंदा नहीं छोड़ते। इस साइंस फिक्शन कहानी की शुरुआत होती है ब्रह्मांड में अलग अलग प्लैनेट्स को दिखाते हुए जो पृथ्वी से भी पहले एग्जिस्ट करते थे। लेकिन इनमें सबसे खास बात यह है कि पृथ्वी की तरह यहाँ भी जीवन मौजूद था और वो भी पृथ्वी के जन्म लेने से कई साल पहले। उन्हीं में से सोमेरिस नाम का एक प्लेनेट होता है जहाँ पर इंसानों के साथ साथ हर एक प्राकृतिक चीजें थी जो आने वाले समय में ऑब्वियसली पृथ्वी के अंदर देखने मिलेंगी। अब हमें सोमेरिस नाम की उसी खुशहाल प्लेनेट पर एक फैमिली दिखाई जाती है। उस फैमिली के अंदर माइल्स नाम का एक आदमी मौजूद था जो अपनी वाइफ एली और अपनी बेटी नेविन के साथ मौजूद होता है। माइल्स दरअसल एक पायलट था जिसका काम होता है कि बड़े बड़े जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं यानी कि वैज्ञानिक और रिसर्चर्स के उन्हें स्पेसशिप में बिठाकर अलग अलग ब्रह्मांड के टारगेटेड लोकेशन तक लेकर जाना। माइल्स ने पहले भी कई सारे डिफिकल्ट मिशन किए थे लेकिन इस समय उसे बहुत सारी मनी की जरूरत थी। माइल्स अपनी वाइफ एली से कुछ बात कर रहा होता है कि उसे एक मिशन मिला है लेकिन इस मिशन में उसे सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर करना है यानी कि एक्चुअल में दूसरे गैलेक्सी में, जिसका मतलब ये हुआ कि माइल्स को वापस लौटने में काफी समय लग जाएगा। उसकी वाइफ इसके लिए मना करती है लेकिन माइल्स कहने लगा कि इसके अगेंस्ट उसे काफी मनी मिलेगी और इस मनी से वो अपनी बेटी नेविन का इलाज कर सकते हैं। यहाँ बताया गया कि नेविन को कोई बहुत ही अंदरूनी बीमारी है जिसे ठीक करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो माइल्स तो ये सारी चीजें अपनी फैमिली और अपनी बेटी को बचाने के लिए कर रहा था। इस वजह से उसकी वाइफ एली भी कुछ नहीं बोलती। माइल्स मिशन पर निकलने से पहले अपनी बेटी के साथ जाकर कुछ खेलने लगता है। उसने अपनी बेटी नेविन को भी समझा दिया कि वो बड़े मिशन पर जा रहा है और उसे वापस आने में कुछ समय लग जाएगा। नेविन तो बेचारी बच्ची थी लेकिन उसे अंदाजा नहीं कि उसके फादर किस जगह पर जाकर फंसने वाले। अब अगले दिन ही माइल्स अपनी बड़ी सी और एडवांस स्पेसशिप में बैठकर निकल पड़ा था अदर गैलेक्सी में। स्पेसशिप में कई सारे वैज्ञानिक और रिसर्चर्स भी मौजूद थे जो अपने स्लीपिंग चैम्बर्स में आराम कर रहे होते हैं। वो स्पेसशिप इतनी ज्यादा एडवांस होती है कि उसके अंदर सिर्फ जाने का डेस्टिनेशन इंक्लूड कर दिया जाए। सब कुछ ऑटो पायलट पर चलेगा और बाकियों को तो सिर्फ आराम करना है। माइल्स भी हाइबरनेशन चैम्बर में होता है और सब कुछ ठीक चल रहा था लेकिन अचानक उनकी स्पेसशिप उस एरिया में आ गई थी जहाँ कई सारे एस्टेरॉइड्स थे। ये एस्टेरॉइड के टुकड़े अब सीधा आकर उस स्पेसशिप से टकराने लगे। थोड़ी टुकड़े तो समझता है लेकिन एस्टेरॉइड्स का पूरा गुच्छा स्पेसशिप को काफी नुकसान पहुंचा रहा था। थोड़े समय बाद जब सिस्टम अलर्ट देने लगा तो माइल्स उठ जाता है। माइल्स ने जल्द से जल्द स्पेसशिप को कंट्रोल करने की कोशिश की लेकिन शायद तब तक काफी देर हो चुकी थी। स्पेसशिप के कई सारे इंटरनल पार्ट्स में काफी ज्यादा डैमेज हुआ था। माइल्स तो बेचारा उसे अब कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा होता। जैसे तैसे उसने एस्टेरॉइड के उस गुच्छे को पार किया लेकिन अब वो ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए साइड में उसे एक प्लेनेट दिखाई देता है। वो बिना कुछ सोचे अपनी डैमेज पड़ी हुई स्पेसशिप को वहीं पर लैंड कराने चला जाता है। माइल्स का प्लान था कि वहां जाकर वो रेस्क्यू टीम को बुला देगा जिससे वो सब दूसरी स्पेसशिप में से बैठकर चले जाएंगे। उस प्लेनेट पर स्पेसशिप का क्रैश लैंड भी काफी बुरी तरीके से हुआ। प्लेनेट पर बड़े बड़े चट्टान मौजूद थे जो कि स्पेसशिप से टकराते जाते। वहां इतनी बुरी तरीके से तबाही हुई कि सभी एकदम बेहोश हो गए। अब यहाँ थोड़ी देर बाद माइल्स को जब होश आता है तो सब तबाह हो चुका था। यहाँ उसके पेट पर बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है और जैसे ही माइल्स ने अपना पेट ओपन करके देखा तो वहाँ आयरन रॉड घुस चुकी थी। उसे इतना ज्यादा पेन हो रहा होता है कि कैसे भी करके उसने बाहर निकाला। सिस्टम बार बार बता रहा था कि स्लीपिंग चैम्बर में जितने भी वैज्ञानिक थे सब बाहर निकल चुके हैं, इसीलिए उनकी मदद करना सबसे इम्पोर्टेंट है। माइल्स के अंदर जितनी भी हिम्मत थी वो सूट पहनता है और जल्द से जल्द बाहर चला जाता है उन्हें बचाने के लिए। धीरे धीरे आगे बढ़ने के बाद जब वो एक कीचड़ वाले इलाके में आया तो कई सारे वैज्ञानिक गिरे हुए थे। पता चला कि वो सब तो बुरी तरीके से मारे जा चुके हैं। माइल्स उन्हें चेक तो कर रहा होता है लेकिन तभी पीछे की तरफ हमें कुछ हिलते हुए दिखाई दिया। वो कोई खतरनाक चीज थी जिसकी बड़ी पूंछ होते हैं लेकिन वो माइल्स पर अभी हमला नहीं करती बल्कि वो कीचड़ के अंदर चली गई थी। माइल्स एकदम से घबरा गया क्योंकि हर एक एस्ट्रोनॉट्स मारे जा चुके हैं। तुरंत ही वो अपने मेन शिप के पार्ट में जाता है और रेस्क्यू टीम को इस बात के लिए इन्फॉर्म कर देता है। माइल्स को इस अनजान प्लेनेट के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था लेकिन जितनी कोऑर्डिनेट्स उसे समझ में आते हैं वो रेस्क्यू टीम को बता देता है। उसका यही मानना था कि रेस्क्यू टीम यहाँ पर आएगी और सभी को लेकर चली जाएगी। लेकिन अब शुरू होने वाला है माइल्स के साथ एक गंदा खेल जो हमेशा हमेशा के लिए इसी प्लेनेट पर उसे फंसाई रख देगा। माइल्स इस प्लेनेट पर आने के बाद इसलिए ज्यादा शॉक हो चुका था क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन भारी मात्रा में, यानी वो विदाउट ऑक्सीजन सिलेंडर्स के आराम से सांस ले सकता है। ये चीजें बहुत ही ज्यादा अजीब बात थी क्योंकि ऐसे प्लेनेट मिलना बहुत मुश्किल होता है।
फिलहाल उसने अपना मैसेज सेंड तो कर दिया था, लेकिन उसे जरा भी भरोसा नहीं होता कि वो जिंदा रह पाएगा। जब तक रेस्क्यू टीम उनकी लोकेशन ढूंढने का काम करेगी तब तक शायद ये दम भी तोड़ दे। माइल्स तड़प कर नहीं मरना चाहता था, इसीलिए उसने अपनी गन उठाई और अपने ऊपर पॉइंट कर दिया। पर वो मरने जाता इससे पहले उसे अपनी बेटी नेविन के विजन आते हैं। उसमें वो कई सारे मोमेंट शेयर कर रहा था अपनी बेटी के साथ और एक हैप्पी लाइफ एंजॉय करता है। इन्हीं सारे विजन्स की वजह से माइल्स अपने इस कदम को रोक लेता है, यानी वो खुद की जान नहीं लेगा। तुरंत ही वो टूटे हुए स्पेसशिप में आकर अपने बेटे के फोटोज देखने लगा। यही चीजें उसे मोटिवेट करती हैं कि उसे सरवाइव करना है। अब यहाँ जब स्पेसशिप क्रैश लैंड हुई थी तो उसके दो टुकड़े हो गए थे। एक टुकड़ा जिसमें कि अभी माइल्स मौजूद है और दूसरा जिसके अंदर एक एस्केपिंग पॉड मौजूद था, वो कहीं और जाकर गिर गया है। अचानक माइल्स को एक सिग्नल मिलता है जो किसी स्लीपिंग पॉड का था। उस पॉड के अंदर साफ साफ बताया जा रहा था कि जो एस्ट्रोनॉट उसके अंदर मौजूद है वो एक्चुअल में जिंदा है और मदद चाहता है। माइल्स ने जरा भी वेट नहीं किया और सीधा चल पड़ा उस सिग्नल के पीछे। जैसे तैसे वो स्लीपिंग पॉड के पास पहुंचकर उसे ओपन कर देता है। तब पता चला कि उसके अंदर वेरोनिका नाम की एक लड़की मौजूद है। वो भी ऑलमोस्ट घायल हो चुकी थी, इसीलिए माइल्स वेरोनिका को शिप में लेकर चला आता है। माइल्स से जितनी फर्स्ट एड हो रही थी उसने वेरोनिका की कर दी, पर शायद उसे ये कंफर्मेशन थी कि उसे खुद इनिशिएटिव लेना होगा यहाँ से निकलने का। माइक तो ट्राई करने लगा कि स्पेसशिप के दूसरे हिस्से का पता लगाया जा सके। उसने कई सारे सिग्नल भेजे और जीपीएस ट्रैकर भी ट्राई किया, लेकिन इस प्लेनेट पर इतना ज्यादा डिस्टर्बेंस होता है कि वो ठीक से चल ही नहीं रही थी। अब यहाँ बहुत मेहनत करने के बाद आखिरकार उसने डिसाइड किया कि वो खुद मैन्युअली जाकर उसे ढूंढेगा। उसने वेरोनिका नाम की उस लड़की को वहीं स्पेसशिप में रहने के लिए कहा और अपने कुछ इक्विपमेंट्स लेकर निकल पड़ा उस दूसरे पार्ट को ढूंढने के लिए। माइल्स को रात भर इसलिए नींद नहीं आई क्योंकि जब वो वेरोनिका को एस्केपिंग पॉड से निकालने गया था तो उसने जमीन पर एक बहुत ही बड़े पंजे का निशान देखा था। ये निशान किसी जानवर या फिर छोटी मोटी चीजों का नहीं है, बल्कि डायनासोर्स की एक अपग्रेडेड प्रजाति का है जो शायद बड़े बड़े जानवरों को भी कच्चा चबा जाए। उस मोमेंट पर जाकर रिवील होता है कि ये जो पूरा प्लेनेट जिसके ऊपर माइल्स क्रैश लैंड हो गया है वो एक्चुअल में कई हजार सालों की पृथ्वी ही है, जिसके ऊपर फिलहाल इंसान नहीं बाकी डायनासोर्स और क्रिएचर रहते हैं। यानी कि आगे आने वाले कई हजार सालों में इंसान जन्म लेंगे यहाँ पृथ्वी पर और फिर एक नई सभ्यता स्टार्ट होगी। यहाँ माइल्स उस घने फॉरेस्ट में निकल तो चुका था अपने एक छोटे वेपन की मदद से। उसे रास्ते में कई भयानक चीजें भी दिखाई देती हैं जो किसी बड़े जानवर की लग रही थी। माइल्स इसीलिए चौकन्ने तरीके से आगे बढ़ता है क्योंकि खतरा कहीं से भी आ सकता था। अब अचानक पहाड़ों की तरफ देखते हुए माइल्स को वहाँ पर कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उसे लगने लगा कि शायद उसका दूसरे शिप का पार्ट वहीं पर मौजूद है। उसने तो एक जीपीएस डिवाइस निकाला और तुरंत ही उसे स्कैन करने लगा। अच्छी तरीके से देखने से पता चला कि वो सच में उसका शिप का दूसरा हिस्सा है, यानी वो उस जगह पर जाकर एस्केपिंग पॉड लेकर निकल सकता है। नीचे की तरफ कई सारे बड़े बड़े जानवरों के स्केलेटन्स मौजूद थे, यानी अंदाजा लगाया जा सकता है कि इससे भी बड़े जानवर ने इसे मारा होगा। अब माइल्स थोड़ा रिलैक्स कर पाता इससे पहले उसके ऊपर किसी छोटे डायनासोर ने हमला कर दिया। वो डायनासोर उसे काटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन माइल्स एक सोल्जर भी हुआ करता था और उसके कॉम्बैट स्किल ऑब्वियसली बहुत अच्छी होती है। उसने जैसे तैसे उस छोटे डायनासोर को अपने बॉडी से उतारा और गन की मदद से लगातार उसे बीट करने लगा। खैर वो डायनासोर तो मर जाता है और माइल्स अपने रास्ते में आगे निकल गया। अब फिर अचानक माइल्स को झाड़ियों के अंदर से कुछ आवाज आने लगी। माइल्स अपनी गन पॉइंट करके उसकी तरफ देखता ही रहता है और जैसे वो झाड़ियों के थोड़ा पास गया तो पता चला कि वहाँ पर वेरोनिका मौजूद है। बेचारी वेरोनिका उस शिप में रहकर काफी डर रही थी, इसीलिए वो वहाँ से निकलकर फॉरेस्ट में आ गई। उसे तो माइल्स से भी काफी डर लग रहा था, जैसे कि वो कोई किडनैपर हो। तुरंत ही वेरोनिका माइल्स से दूर भागने लगी और वो भी लगातार वेरोनिका को बचाने के लिए उसका पीछा करता है, क्योंकि फॉरेस्ट में हर जगह पर खतरे हो सकते हैं। कुछ देर तक ट्रैवल करते हुए वो एक स्लोप से नीचे गिर गए। वहाँ पर लिटरली एक डायनासोर की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, जिसे देखकर दोनों ही शॉक हो गए। पर पीछे से झाड़ियों के टूटने की आवाज आई। माइल्स से सेंस कर लेता है कि शायद इससे भी बड़ा डायनासोर उनके पीछे मौजूद है। वेरोनिका ने इतनी खतरनाक चीजें पहली बार देखी थी, लेकिन माइल्स दिमाग से काम लेता है और वेरोनिका को पकड़कर अपने स्पेसशिप के पास लेकर जाता है। टूटे हुए स्पेसशिप के अंदर वो लोग सुरक्षित हैं। वेरोनिका को चोट भी लगी थी, इसीलिए माइल्स उसकी मरहम पट्टी करने लगा। साथ ही साथ वो वेरोनिका से बातचीत करने की कोशिश कर रहा था कि वो कहाँ से आई है और आखिर वो किस जगह से बिलोंग करती है, लेकिन वेरोनिका ने माइल्स के एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। माइल्स कुछ देर तक पूछता रहा और फिर बाद में उसे रियलाइज हो जाता है कि शायद वेरोनिका उसकी लैंग्वेज नहीं जानती, इस वजह से वो कुछ रिप्लाई भी नहीं दे रही। सबसे पहले माइल्स ने पैसेंजर्स की लिस्ट में से वेरोनिका के बारे में सब जान लिया था, लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाती है कि क्रैश लैंड होने के कारण स्पेसशिप का जो ट्रांसलेटर मौजूद था वो तो अब खराब हो चुका होता है, यानी कि माइल्स वेरोनिका की लैंग्वेज को चेंज नहीं कर सकता।
ये चीजें उसने वेरोनिका को बताई, लेकिन वेरोनिका को समझाना पड़ेगा कि उन्हें पहाड़ की दूसरी तरफ जाना है, अपने स्पेसशिप का वो दूसरा पार्ट लेने जहाँ से वो निकल सकते हैं। जब वेरोनिका कुछ समझ नहीं पा रही थी तब माइल्स एक टेबल के पास गया और वहाँ पर कुछ रेड चीजें गिरा दी। उसी के ऊपर वो एक माउंटेन को ड्रॉ करता है और बताता है कि हमें कहाँ जाना है। वेरोनिका इन चीजों को देखकर समझ तो जाती है, लेकिन फिर उसने कुछ ड्रॉ किया जो उसके मॉम एंड डैड थे। उसे अपने मॉम एंड डैड के पास जाना था, पर यहाँ माइल्स को एक्चुअल रियलिटी पता है कि क्रैश लैंडिंग में उसके पेरेंट्स मारे गए। ये चीज वो वेरोनिका को नहीं बताता, बल्कि उसने ये झूठ कह दिया कि तुम्हारे पेरेंट्स माउंटेन की दूसरी तरफ हैं और उस शिप के पास तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तब जाकर वेरोनिका काफी खुश हो जाती है और माइल्स के साथ उस माउंटेन की दूसरी तरफ जाने की जिद करती है। एक झूठ की वजह से माइल्स का ये काम हो चुका था। अब माइल्स ने जल्द से जल्द सारी तैयारी कर ली उस जगह पर जाने की। माइल्स ने तो रेस्क्यू टीम को ये इन्फॉर्म कर दिया था कि वेरोनिका नाम की लड़की उसके साथ है और वो उसे लेकर एस्केपिंग पॉट की तरफ जा रहा है। वहीं कमरे के अंदर हमें वेरोनिका दिखाई गई जो कि कुछ वीडियो टेप्स प्ले करती है। उनके अंदर माइल्स की बेटी नेविन की सारी रिकॉर्डिंग्स मौजूद थी। वो सारी चीजें देखने लग जाती है और फिर बाद में हमें पता चला कि माइल्स जब अपने इस मिशन के लिए निकला था तब उसकी बेटी नेविन की तबीयत खराब थी, पर माइल्स अपने मिशन को छोड़ नहीं सकता था। माइल्स की बेटी नेविन लगातार उसे मैसेज करती, लेकिन कुछ समय से उसने मैसेज करना बंद कर दिया है क्योंकि एक्चुअल में वो अपने फादर से काफी गुस्सा है। नेविन का मानना है कि उसके इस क्रिटिकल कंडीशन में उसके फादर उसके साथ रहने चाहिए, ना कि उससे इतना ज्यादा दूर। यही बातों पर वो अपने फादर से रूठ कर बैठी हुई है, पर उसे क्या पता कि उसके फादर किस मुसीबत में फंसने वाले हैं और आगे उनके साथ क्या होने वाला है। थोड़ी देर में ही माइल्स कमरे में आकर वेरोनिका को पकड़ लेता है वो सारे वीडियो देखते हुए। उसने वीडियो बंद कर दी और सारे इक्विपमेंट्स ले लेता है ताकि वो पहाड़ की दूसरी तरफ चले जाएं। धीरे धीरे अब वो दोनों फॉरेस्ट में और भी ज्यादा अंदर जाने लगे थे। माइल्स एकदम सतर्क था अपना हथियार लेकर कि कोई खतरा तो ना आ जाए, लेकिन पीछे मौजूद वेरोनिका एकदम से चिल रहती है। कुछ ही समय में ही जब वो दोनों बातचीत कर रहे थे तो उनके अंदर एक बॉन्डिंग सी बन गई थी। वेरोनिका माइल्स से काफी कंफर्टेबल हो जाती है। अब अचानक वेरोनिका ने पास ही में मौजूद एक झाड़ी पर से कुछ तो बेरीज उठा ली। उसे भूख लगी थी तो वो बेरीज को खाना चाहती थी, पर साथ ही साथ वो माइल्स को परेशान करना चाहती थी, इसीलिए वो बेरीज उठाकर उस पर मारने लगी। माइल्स एक समय के बाद परेशान हो जाता है और एकदम झटके से मुड़कर वेरोनिका को एक सच्चाई बताने लगता है। उसने अपना एक डिवाइस निकाला जिसमें कि वो बेरीज डालकर दिखा रहा था कि ये सारे बेरीज बहुत ही ज्यादा पॉइजनस हैं, तो यहाँ पर जितनी भी चीजें अच्छी दिख रही हैं उसे बिल्कुल खाने की कोशिश मत करना। लेकिन अगर कभी ऐसी कंडीशन में हम फंस जाए जहाँ फॉरेस्ट के अंदर हमें भूख लगी है और सामने कई सारे रसीले बेरीज दिखाई दे रहे हैं, तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये बेरीज जहरीले हैं कि नहीं? हमारे पास तो माइल्स जैसी डिवाइस नहीं है। तो सबसे पहले हमें इतना जान लेना है कि फॉरेस्ट में जितने भी बेरीज हैं और वो बहुत ही ज्यादा जहरीले हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है डेडली नाइटशेड, जिस बेरी का नाम बेलेडोना भी था। ये थोड़ी शाइनी ब्लैक और पर्पल कलर की बेरीज होती हैं जो बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक थी। अगर उसमें से एक भी खा लिया तो आपको हेलुसिनेशन होने लग जाएंगे और पैरालाइज हो जाओगे। दूसरी बेरी आती है व्हाइट बेन बेरी, यानी कि ये व्हाइट कलर की होगी और उसके ऊपर ब्लैक डॉट्स होंगे। ये भी पॉइजनस होती है, लेकिन इसका असर तो डायरेक्टली मौत देता था। रेड बेरी और हॉलो बेरीज भी हैं जिनका कलर लाल होता है। वो हमेशा गुच्छे में रहती हैं और देखकर मन करता है कि उसे खा ही लिया जाए, लेकिन इससे भी आपको पैरालिसिस हो सकता है और सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। एक और बेरी है जिसका नाम बिटर स्वीट नाइटशेड है। ये भी पूरी रेड बेरीज होती हैं और थोड़े डॉट्स लगे हुए होते हैं। अगर गलती से भी इसे खा लिया तो आपका पूरा नर्वस सिस्टम एकदम से बिगड़ जाएगा। आपको तड़प तड़प कर मरने में काफी ज्यादा समय लगेगा और फिर एंड में जाकर मौत मिलेगी। तो सिंपल बात है कि फॉरेस्ट में अगर आपको शाइनी और बहुत ही रसीले बेरीज दिख रहे हैं तो उन्हें बिल्कुल खाइए मत। ज्यादातर व्हाइट और येलो बेरीज ही पॉइजनस होते हैं और अगर किसी बेरीज के अंदर से मिल्की लिक्विड बाहर निकल रहा है तो उसे इग्नोर करो। एक टेक्निक से हम पता कर सकते हैं कि वो पॉइजनस है कि नहीं। अगर उस बेरी को कोई नॉर्मल बर्ड या फिर जानवर खा रहे हैं और इससे उन्हें कुछ नहीं हो रहा है तो फिर हम उस बेरीज को खा सकते हैं। इन चीजों का ध्यान रखने पर हम जिंदा रह सकते हैं। अब माइल्स और वेरोनिका जब आगे बढ़ रहे थे तभी माइल्स के पीठ के पीछे उड़ता हुआ कोई इंसेक्ट आ गया। माइल्स ने जैसे उसे मार दिया तो उसके हाथ पर कुछ चिपचिपी लिक्विड लग गई थी। ये लिक्विड काफी स्ट्रॉन्ग होती है जिसे कि माइल्स निकाल नहीं पा रहा था। वेरोनिका ये सारी चीजें देखकर काफी हंसने भी लगी थी उसके ऊपर, पर माइल्स कैसे भी करके खुद को आजाद करता है और वहां से चलने के लिए कहता है। थोड़ी देर में ही साइड से वेरोनिका को कुछ आवाज आई। वो जब देखने चली गई तो पता चला कि एक डायनासोर का छोटा बच्चा कीचड़ के अंदर फंस चुका है। वो मदद के लिए चिल्ला रहा था। माइल्स वेरोनिका को समझाता है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, पर वेरोनिका उस छोटे से डायनासोर की मदद करना चाहती थी। वो तुरंत ही भागते हुए सीधा उसके पास आई और डायनासोर को खींचने की कोशिश करने लगी। माइल्स बेचारा मजबूर हो चुका था, उसे भी वेरोनिका के पास आकर डायनासोर की मदद करनी पड़ी।
अब कैसे भी करके जब वो उस छोटे से डायनासोर को निकालते हैं तो वो आगे बढ़ने लगा, लेकिन फिर कुछ छोटे छोटे खतरनाक डायनासोर आते हैं जो कि उस घायल डायनासोर पर टूट पड़े और उसे बुरी तरीके से मार दिया। वेरोनिका ये देखकर उसे बचाना चाहती थी, पर माइल्स उसे पकड़कर साइड में बैठ जाता है, क्योंकि अगर उस झुंड वाले डायनासोर्स ने उन्हें देख लिया तो उन्हें भी मार देंगे। ये अच्छी बात थी कि वेरोनिका को उस डायनासोर को बचाना है, पर सबसे पहले उसे अपनी जान की सेफ्टी रखनी होगी। माइल्स ने वेरोनिका को समझाया और वहाँ से आगे बढ़ चला। कई देर तक वो उस डायरेक्शन में चलते रहे और यहाँ माइल्स बहुत ही ज्यादा थक जाता है। पता चला कि माइल्स के पेट पर जो चोट लगी हुई थी वो और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। लेकिन जब माइल्स वेरोनिका की तरफ देखता है तो उसे अपनी बेटी नेविन की याद आने लगी। वो एक्चुअल में वेरोनिका की जगह पर नेविन को ही देखा करता है। इससे माइल्स को थोड़ी मोटिवेशन मिलती और फिर से वो अपनी जर्नी स्टार्ट कर देता है। एक फॉरेस्ट वाले इलाके पर पहुंचने पर वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया और अपनी जीपीएस डिवाइस से पता करने लगा कि वो दूसरा पार्ट कहाँ पर है। थोड़ी देर तक वो जीपीएस ट्रैकर ऑन रखने में बिजी रहता है, पर पता चला कि उसके हाथ पर एक जहरीला इंसेक्ट आ चुका है। माइल्स एकदम हिल नहीं रहा था और जल्दी से उसने अपना हाथ झटक दिया। वो इंसेक्ट तो दूर चला गया होता है, लेकिन जिस पेड़ की टहनी पर वो खड़ा था वो टूट जाती है। माइल्स इतनी ऊंचाई से डायरेक्टली जाकर जमीन पर गिरा। उसे काफी चोट लगती है और इनफैक्ट उसका एक हाथ टूट गया था। उसे काफी ज्यादा पेन हो रहा था इस चीज से, लेकिन आवाज की वजह से फॉरेस्ट में कई सारे डायनासोर्स उसकी तरफ बढ़ते हैं। वो लिजर्ड टाइप के डायनासोर्स थे जिनको उनकी लोकेशन पता चल चुकी थी। माइल्स सबसे पहले वेरोनिका को पीछे करता है और गन लेकर उनके ऊपर शूट करने लगता है। वो डायनासोर्स का पूरा ग्रुप था जो एक एक करके हमला कर रहे थे। कंडीशन जब आउट ऑफ कंट्रोल हुई तो माइल्स वेरोनिका को कहता है कि तुम भाग जाओ यहाँ से। माइल्स के पास कुछ छोटे बॉम्ब थे जैसे कि उसने डायनासोर्स के ऊपर फेंक दिया और आधे से ज्यादा मर जाते हैं। फिर भी वो उन्हें मारता रहता ताकि कोई वेरोनिका के पास ना पहुंचे। वेरोनिका बेचारी किनारे पर जाती है ये सोचकर कि वहाँ पर वो सुरक्षित रहेगी, लेकिन एक्चुअल में उस जगह पर तो पूरा झुंड था डायनासोर्स का। छुपने की वो जैसे ही कोशिश कर रही थी तभी एक लिजर्ड क्रिएचर उसके पास आने लगा। वो जैसे ही वेरोनिका को काटने के लिए गए तभी माइल्स ने उन्हें शूट करके मार तो दिया, लेकिन एक क्रिएचर वेरोनिका को पकड़कर घसीटने लगता है। माइल्स ने जब चारों तरफ गोलियां चलाई तब जाकर उस क्रिएचर ने वेरोनिका को छोड़ा है। वेरोनिका ने ऐसी खतरनाक चीजें अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी थी, इसी वजह से वो काफी डर जाती है और एक कोने में जाकर छुप जाती है। खतरा टलने के बाद माइल्स वेरोनिका को अपने पास बुला रहा था, लेकिन मानो वो इतना डर चुकी थी कि अपना चेहरा भी नहीं दिखाती। तब जाकर माइल्स विसल में कुछ धुन निकालता है जो कि वो अपनी बेटी के साथ निकाला करता था। इससे वेरोनिका थोड़ा कंफर्टेबल हो जाती है और फिर वापस से वो अपनी जर्नी तय करने लगते हैं। इस समय काफी रात हो चुकी थी तो उन्हें एक गुफा दिखाई दी। माइल्स को लग रहा था कि ये जगह छुपने के लिए सबसे बेस्ट होगी, इसीलिए वो अंदर जाकर सारे सामान रख देता है और चारों तरफ ट्रैकर बिछा देता है। अगर कोई खतरा आएगा तो ये ट्रैकर उसे बता देंगे। वेरोनिका ने तो माइल्स के सामने एक क्लिप शो की जो उसके बेटे की थी। यहाँ आने से पहले उसने शिप में से ये ले लिया था। माइल्स सबसे पहले तो उसके ऊपर काफी गुस्सा होता है, लेकिन फिर बाद में वो भी कंफर्टेबल हो गया। उसने अपनी बेटी की वो क्लिप चला दी थी जिसे देखकर वो दोनों ही सो जाते हैं। माइल्स को सच में उस समय बहुत ही ज्यादा रोना आ रहा था क्योंकि उसे अपनी बेटी के पास जाना है। थोड़ी देर के बाद जब वो सोते हैं तभी वो ट्रैकर बजने लगे थे। माइल्स जब वेरोनिका को अच्छी तरीके से देखता है तो पता चला उसके मुंह के अंदर कोई कीड़ा मौजूद है। उस कीड़े को निकालना बहुत जरूरी था। जैसे तैसे माइक ने उस कीड़े को खींच लिया और वेरोनिका को उल्टी हो गई, लेकिन फिर से ट्रैकर एकदम तेजी से बजने लगे। वो अपनी बंदूक लेकर एकदम चौकन्ना हो जाता है और फिर पता चला कि गुफा के बाहर एक बहुत ही बड़ा डायनासोर है जो अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। माइल्स ने तुरंत ही अपनी गन लेकर उस पर शूट करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन इन छोटी चीजों का डायनासोर के ऊपर कुछ असर नहीं होता और वो तबाही मचाने लगता है। माइल्स और वेरोनिका बचने के लिए गुफा से बाहर निकलने के बजाय और भी अंदर घुस जाते हैं। वहाँ पर छोटे छोटे रास्ते मौजूद थे, यानी वो बड़ा डायनासोर अंदर नहीं आ सकता, लेकिन माइल्स को भी नहीं पता कि ये सकरे रास्ते कहाँ पर जाएंगे। जैसे जैसे वो बढ़ रहे थे तभी पता चला कि एक छोटा डायनासोर उनके पीछे है और इस बात का उन दोनों को बिल्कुल भी नहीं पता। कुछ टाइम तक चलने के बाद वो एक ऐसे डेड एंड पर पहुंच चुके थे जहाँ से कोई रास्ता ही नहीं दिखता। एक छोटा सा रास्ता होता है जिसमें से वो दोनों में से कोई नहीं जा सकता। उसे बड़ा करने की जरूरत थी, तो इसलिए माइल्स ने खुदाई करने का काम चालू कर दिया ताकि वो उसे बड़ा कर सके। अब कुछ देर तक तो वो एकदम मेहनत से करता है, लेकिन फिर बाद में वो काफी थक कर नीचे बैठ गया। यहाँ वेरोनिका माइल्स को थोड़ा मोटिवेट करती है कि हमें कोशिश छोड़नी नहीं चाहिए। तब जाकर माइल्स को याद आया कि उसके पास छोटे बॉम्ब्स मौजूद हैं, इसीलिए उसने तुरंत ही उस छोटे रास्ते पर वो बॉम्ब्स डाल दिए और जब धमाका हुआ तो वो रास्ता थोड़ा बड़ा हो जाता है, यानी उसके अंदर से वो अब आगे बढ़ सकते थे। माइल्स ने सबसे पहले वेरोनिका को कुछ बॉम्ब्स दिए और आगे चलने के लिए कहा। जैसे तैसे वो उस रास्ते पर रेंगते हैं
तभी पता चला कि आसपास भूकंप आने लगा है और उस छोटे रास्ते पर पत्थर गिरने लगे हैं। इसी वजह से वेरोनिका और माइल्स अलग हो जाते हैं। माइल्स के पास कुछ ऑप्शन नहीं था, इसीलिए वो वापस उस जगह पर आ गया और वेरोनिका दूसरी तरफ चली जाती है। तुरंत ही माइल्स के ट्रैकर पर पता चला कि कोई डायनासोर आसपास मौजूद है। वो काफी डर जाता है, इसीलिए गन लेकर सीधा वेरोनिका के पास बढ़ने लगा। थोड़ी देर में ही पता चला कि वो डायनासोर उस पर झपट्टा मारने लगा है। माइल्स की गन और जीपीएस डिवाइस भी नीचे गिर गए थे, यानी उसकी जान सच में खतरे में थी। पर माइल्स एक अच्छा दिमाग लगाता है कि अपनी जीपीएस ट्रैकर का साउंड एकदम तेज कर देता है। ये आवाज से वो डायनासोर एकदम से इरिटेट हो गया और पीछे हट जाता है और इस मौके का फायदा उठाकर माइल्स अपनी गन लेता है और उसे शूट कर देता है। वहाँ बेचारी वेरोनिका दूसरी तरफ से बाहर निकल जाती है। उसे पता था कि आसपास हर जगह पर खतरे हो सकते हैं, तो लिटरली आगे बढ़ने पर उसे एक बड़े डायनासोर का सींग दिखाया गया। वो उसे अपने पास रख लेती है एक वेपन की तरह और उसके ऊपर बहुत सारी जहरीली बैरियर्स लगा देती है। यानी वेरोनिका भी एकदम रेडी थी अपनी आप की प्रोटेक्शन के लिए। अब जैसे तैसे माइल्स भी निकलता है और वो जब आसपास देख रहा था तो वेरोनिका कहीं दिखाई नहीं देती। तभी अचानक उसे आसमान में कई सारे एस्टेरॉइड दिखाए गए जो कि इस प्लेनेट की तरफ बढ़ रहे थे। माइल्स ने जब अपनी मशीन से स्कैन किया तो वो बता रही थी कि कुछ ही घंटों के अंदर वो बड़े एस्टेरॉइड इस प्लेनेट से टकरा जाएंगे। इसीलिए माइल्स वेरोनिका को जल्द से जल्द ढूंढने के लिए निकल पड़ा। दूसरी तरफ वेरोनिका जब फॉरेस्ट में थी तभी एक डायनासोर ने उसके ऊपर हमला कर दिया। बेचारी बचने के लिए एक पेड़ की शाखा के अंदर चली जाती है। वेरोनिका के चिल्लाने की आवाज माइल्स को भी सुनाई दे रही थी, इसीलिए वो उसकी तरफ बढ़ने लगा मदद करने के लिए। पर बेचारे माइल्स की भी नसीब खराब थी क्योंकि वो एक दलदल के अंदर गिर गया और अब वो दलदल उसे अंदर खींचता जा रहा था। बेचारे माइल्स की मदद करने वहाँ पर कोई भी नहीं था और अब शायद उसकी मौत तय है। पर वहाँ वेरोनिका माइल्स की आवाज सुनती है और छोटे छोटे बॉम्ब को ब्लास्ट करके डायनासोर को मार देती है। जैसे तैसे वेरोनिका उस दलदल वाली जगह पर पहुंची, पर माइल्स पूरा अंदर जा चुका था। वेरोनिका ने अपनी सूझबूझ लगाई और एक पेड़ की टहनी उसकी तरफ करने लगी। माइल्स उस मोमेंट पर अपना हाथ निकालता है और टहनी को पकड़कर आखिरकार ऊपर आ जाता है। वो बहुत शुक्रगुजार था वेरोनिका का क्योंकि उसने उसकी जान बचाई है। माइल्स ने वेरोनिका को समझा दिया कि कई सारे मीटेरॉइड इस प्लैनेट पर गिरने वाले हैं, तो हमें जल्द से जल्द माउंटेन पर मौजूद उस दूसरे शिप के पार्ट पर जाना है और यहाँ से निकल जाना है। दोनों अब जल्द से जल्द आगे बढ़ते हुए पहाड़ी वाले इलाके तक पहुँचते हैं। एक ऊंचाई वाली जगह पर पहुंचने के बाद उन्हें रस्सी से ऊपर जाना पड़ेगा, तो सबसे पहले वेरोनिका को वो भेजता है और फिर वेरोनिका उस रस्सी को बांध देती है जिससे कि माइल्स भी ऊपर आ गया। वो साफ देख पा रहे थे कि कुछ ही घंटों के अंदर वो मीटेरॉइड गिर जाएगा, इसीलिए माइल्स वेरोनिका के साथ जल्द से जल्द उस प्लेस पर पहुंचा जहाँ पर स्पेसशिप का दूसरा पार्ट मौजूद था। अंदर जाते ही वो सारे सिस्टम्स को एक्टिवेट कर देता है और एक अच्छी बात ये पता चली कि रेस्क्यू टीम को उसका मैसेज मिल गया था और वो भी कुछ ही समय में यहाँ पहुंच जाएगी। माइल्स तो यहाँ सारे काम करने में बिजी था और वहीं वेरोनिका पीछे वाले हिस्से में जाती है जहाँ पर सारे स्लीपिंग पॉड्स थे। वो जब अपने मॉम एंड डैड की स्लीपिंग पॉड को देख रही थी तो एकदम दंग रह जाती है क्योंकि उसके पेरेंट्स मर चुके थे। वेरोनिका माइल्स की तरफ देखती है क्योंकि उसने उससे झूठ कहा था। माइल्स ने बताया था कि उसके पेरेंट्स यहीं पर होंगे। वेरोनिका काफी गुस्सा होती है और माइल्स को मारने लगती है, पर माइल्स उसे शांत कराता है और अपनी बेटी के बारे में बताता है। उसने कहा कि इस मिशन पर आने से पहले उसकी बेटी बीमार थी, पर कुछ ही समय में वो मर गई और ये चीजें उसने वेरोनिका को नहीं बताई थी। तब से लेकर आज तक वो चाहता है कि वेरोनिका को अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट करके रखे अपनी बेटी की तरह। वेरोनिका काफी इमोशनल हो गई और तुरंत ही माइल्स को गले लगा लिया, पर यहाँ उनके पास टाइम बहुत कम है क्योंकि वो सारे मीटेरॉइड्स प्लैनेट पर गिरने लगे थे। माइल्स ने जैसे ही स्पेसशिप को ऑन किया तभी पता चला कि एक एस्टेरॉइड उसके ऊपर गिर गया है। इस वजह से उनकी पूरी स्पेसशिप माउंटेन के नीचे गिरने लगी। अब कंडीशन ऐसी आ चुकी होती है कि शिप चालू ही नहीं हो रही थी। बात तब बिगड़ गई जब एक बड़ा सा डायनासोर उनके पास आ जाता है। वो तो उनके ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन माइल्स नीचे उतरकर अपनी गन ले लेता है और उसे जाकर ठीक करता है ताकि वो हमला कर सके। वहाँ पर एक नहीं बल्कि दो डायनासोर थे जो अटैक करने के मूड में होते हैं, लेकिन वेरोनिका ने बड़ी चालाकी दिखाई और माइल्स की बेटी का होलोग्राम चालू कर दिया। डायनासोर उसे रियल समझते हैं और उस पर अटैक करते हैं, लेकिन यहाँ माइल्स जो थोड़ा इमोशनल हो गया था उसने हिम्मत जुटाई और तुरंत ही शूट करके एक को मार दिया। वो दूसरे को भी खत्म कर देता है, लेकिन एक डायनासोर उसका पीछा कर रहा था, इसीलिए वो एक गर्म फव्वारे वाली जगह पर आया और उससे ट्राई किया कि डायनासोर को उसमें डाल दे, पर शायद इसका कुछ फायदा नहीं हो रहा था। अच्छी बात हुई कि वेरोनिका वहाँ पर एक सींग लेकर आ जाती है और उसके आंख में घुसा देती है। डायनासोर को कुछ दिख नहीं रहा था और वो एक सबसे बड़े फव्वारे की तरफ चला गया जो कि उसे जलाकर मार देता है। यानी वो दोनों बच चुके थे और जैसे तैसे स्पेसशिप के अंदर आकर वहाँ से अंतरिक्ष की तरफ निकल जाते हैं।
बड़े बड़े एस्टेरॉइड प्लेनेट के ऊपर गिरने लगे थे और जितनी भी डायनासोर और स्पीशीज होती हैं सबके सब मर गए। माइल्स और वेरोनिका तो स्पेसशिप में थे और आगे बढ़ते जा रहे थे। माइल्स की हालत बहुत खराब थी, लेकिन वेरोनिका उसका ख्याल रखती है। जैसे लग रहा था कि माइल्स को उसकी बेटी वापस मिल चुकी है, भले ही किसी और रूप में, लेकिन एकदम परफेक्टली। वेरोनिका ने भी डिसाइड किया कि वो अपनी आगे की जिंदगी माइल्स के साथ ही गुजारेगी और दोनों निकल पड़े वहाँ से एक सेफ जगह पर। हमारी भी कहानी यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरा नरेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार कहानियों में, तब तक के लिए बाय बाय।